इसमें इन्होंने आपसे कहा है कि अगर आपके पास ये मैकेनिज्म है, ठीक है, जी सबसे पहली बात तो ओवरऑल इक्वेशन देख लें कि आपकी ना ओवरऑल इक्वेशन ये रही। इस हिसाब से प्रोडक्ट का तो कोई खैर कोई रोल नहीं होता, प्रोडक्ट को हटा दें। ये जो तीन रिएक्टेंट है ना, इनको देखकर ये रेट इक्वेशन बनती है जनरली, क्योंकि अभी हमें ऑर्डर नहीं पता। H2O2 का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, उसको ए बोला है इसने। आयोडाइड का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, उसको बी बोला है। और सी का ऑर्डर भी मतलब H पॉजिटिव का ऑर्डर सी है। अब वो तो आपको एक्सपेरिमेंट्स के जरिए निकालना पड़ता है, पर अगर आपके सामने मैकेनिज्म हो तो फिर मैकेनिज्म से भी ऑर्डर निकल सकता है, क्योंकि जो स्लो स्टेप होता है वही चीजें रेट इक्वेशन में होती हैं, स्लो स्टेप वाली। जी तो इन्होंने कहा कि तीन स्टेप में मैकेनिज्म हो रहा है, 1 2 एंड 3। इन्होंने फिर सपोजिशन की है कि अगर फर्स्ट करो इस रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप होगा, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप हो तो क्या होगा। तो मुझे फर्स्ट स्टेप के अंदर H2O2 और I नेगेटिव नजर आ रहे हैं, H पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा। तो जो स्लो स्टेप का पार्ट नहीं होता उसका ऑर्डर जीरो होता है, तो मैंने फौरन से सी पे तो ऑर्डर जीरो लगा दिया। फिर जो स्लो स्टेप का पार्ट होता है उसके मोल्स देखना पड़ते हैं। H2O2 का एक मोल है तो उसका ऑर्डर वन होगा, और H I नेगेटिव का भी एक मोल है तो उसका ऑर्डर वन होगा। तो ये पहली रॉ समझ में आई आपको। जी सर। जब स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे और उसको स्लो स्टेप बनाएंगे तो हमें H पॉजिटिव नजर आ रहा है, इसलिए वो जीरो ऑर्डर नहीं होगा। उसका एक मोल नजर आ रहा है, इसलिए उसका ऑर्डर वन होगा। अब एक अप्रोच स्टूडेंट्स की है कि इधर H2O2 और I नेगेटिव नजर नहीं आ रहे तो उनको जीरो जीरो ऑर्डर लिख दें, ऐसा नहीं है। अपेरेंटली स्टूडेंट तो आपको ऐसे ही करना चाहिए, पर आपको IO नेगेटिव के लिए अकाउंट करना पड़ेगा कि भाई ये IO नेगेटिव क्या है, क्योंकि इसके हिसाब से रेट इक्वेशन आपकी ये बन रही है इस वक्त। रेट इक्वल्स टू के टाइम्स IO नेगेटिव का ऑर्डर वन इंटू H पॉजिटिव का ऑर्डर वन। अब IO नेगेटिव क्या चीज है, ये तो आपका रिएक्टेंट नहीं है। रिएक्टेंट तो ये तीन है, एक दो तीन, ये तीन रिएक्टेंट है। रेट इक्वेशन में तो सिर्फ रिएक्टेंट्स आ सकते हैं तो अगर हम IO नेगेटिव को देखें तो वो पहले स्टेप में बना है, ये बना है, और दूसरे स्टेप में खत्म भी हो रहा है। दूसरे स्टेप में खत्म भी हो गया IO नेगेटिव। इसको कहते हैं इंटरमीडिएट। तो जब भी आपके स्लो स्टेप में कोई इंटरमीडिएट आ जाता है तो आप उस इंटरमीडिएट की जगह उन ओरिजिनल रिएक्टेंट्स को रखते हैं जिन्होंने उस इंटरमीडिएट को बनाया होता है। तो हाँ, दैट विल ब्रिंग अस बैक टू स्टेप वन, कि IO नेगेटिव को किसने बनाया। तो IO नेगेटिव को H2O2 के एक मोल ने और I नेगेटिव के एक मोल ने बनाया। तो इसकी जगह मुझे सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा H2O2 का एक मोल और I नेगेटिव का एक मोल। ये IO की सब्स्टिट्यूशन है, और H पॉजिटिव अपनी जगह है, वो तो पहले आया था। तो ये हमारी ओवरऑल रेट इक्वेशन बन जाएगी इस केस में। तो फिर सबके एक एक मोल काउंट होंगे। सर इसमें सवाल था कि जैसे उन्होंने कहा था कि इंटरमीडिएट को अगर आपको रिप्लेस करना होता है तो आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के थ्रू रिप्लेस करना होता है। तो उस सूरत में मैंने H2O को भी तो हमें कंसिडर करना होगा फिर। वो तो बेटा रिएक्टेंट थोड़ी है H2O2, मेन इक्वेशन तो देखें आप। नहीं मेन सर, लेकिन अगर इक्वेशन हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में लेंगे तो फिर उसमें तो वो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन वाले फॉर्मूले से होगा ना। देखो, आप पढ़ रहे हो उस वेबसाइट से ना। जी वो हमेशा क्या करता है, वो प्रॉपर केमिस्ट्री बताता है कि केमिस्ट पूरा केमिस्ट्री की तरीका क्या है। मैं आपको वो प्रोसेस बताता हूँ जो कि आपका लेवल है, जी ठीक है। आपकी जो एग्जाम की तरफ अप्रोच है जिससे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ जी। अभी। ये क्योंकि बहुत सारी ठीक है। चीजें जो है ना वो करने के लिए आपके पास बैकग्राउंड नहीं होता है। ये वही वाली बात है कि जैसे आप ओ लेवल में फर्ज करें, कोई टीचर अगर आपसे बोले कि यार पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं बाकी सब में आठ आते हैं, वो टोटल गलत बात है। पर आपका जी काम तो हो जाएगा ना, आपका CI का कौन सा क्वेश्चन गलत होगा उससे, कोई भी नहीं। ठीक सही। है, क्योंकि वो आपको कोई स्कैंडियम या बाकी क्रिप्टन की कॉन्फ़िगरेशन लिखने को तो देगा नहीं, सिलेबस जी का पार्ट नहीं है ना। एज ए टीचर उसको पता है, तो वो बच्चे को अगर ये बोल रहा है जो कि गलत है, तो बच्चे का काम चलता है। ठीक है। जी। अब वो वहीं पर
ये वेबसाइट क्या करेगी, वो कभी भी आपको आपके लेवल पे नहीं पढ़ाएगी, वो सही बात पढ़ाएगी, क्योंकि उन्होंने फैक्ट्स बताने हैं। वेबसाइट्स के कोई लेवल्स नहीं होते बच्चों के हिसाब से, वो सही केमिस्ट्री पढ़ा रहे होते हैं हमेशा डिटेल्ड में। जी। वो आपके लिए रेलेवेंट है या नहीं है, ये आपको देखना पड़ता है। तो एज ए टीचर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप इस मेथड को हमेशा यूज करेंगे। वह सब्स्टिट्यूट की जगह आप ओरिजिनल रिएक्टेंट्स को सब्स्टिट्यूट करेंगे। के को सब्जेक्ट बनाकर और आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा, लंबी हो जाएगी कहानी। ये 1 मार्क का टेबल है बेटा। राइट सर। ठीक है, 3 में से आप 1 मार्क वैसे सिक्योर कर चुके हैं, 1 मार्क आपका और रहता है। जी। अरे सही है सर। जी बेटा, इग्नोर कर सर देंगे उसको। यही कर दी थी, बाकी तो सब समझ आ गया। बाकी हो गया। जी। अच्छा ठीक है, चलें आज हमने पीएच कर्व्स पढ़ने थे, मेनली रिवाइज करना था उसको कि पीएच कर्व्स क्या होते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पीएच कर्व्स इसलिए पढ़ाया जाता है यूजुअली कि हम एक इंडिकेटर सिलेक्ट कर सकें फॉर द टाइट्रेशन। ठीक है, अक्सर बच्चे पीएच कर्व्स को ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से मिसकॉन्सेप्शन में चले जाते हैं, क्योंकि इसमें भी वही ब्यूरेट और वही कॉनिकल फ्लास्क इस्तेमाल हो रही होती है जैसे कि टाइट्रेशन के सेटअप में होती है। पर यहाँ हम टाइट्रेशन नहीं कर रहे, यहाँ हम कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन नहीं कर रहे। ठीक है, इधर हम क्या करेंगे, इधर हम एसिड और बेस को रिएक्ट कराएंगे और उनमें से किसी एक को एक्सिस में ऐड करेंगे दूसरे में। ठीक है, जैसे फर्स्ट करेंट टाइट्रेशन पीएच कर्व का मकसद ही होता है कि द चॉइस ऑफ एन एसिड बेस titration indicator is based on the pH range obtained from a pH curve of the same acid and base prior to the titration experiment। ठीक है, फर्ज करें आपको NaOH और HCl का रिएक्शन कराना है। ठीक है, if a titration needs to be performed between HCl and NaOH, then which indicator should be used needs to be found out by using a pH curve for HCl and NaOH as follows। तो अगर आपने HCl और NaOH की टाइट्रेशन करानी है और टाइट्रेशन में आप एक इंडिकेटर डालेंगे, तो वो इंडिकेटर क्या होगा ये आपको पहले पता करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको HCl और NaOH का एक पीएच कर्व बनाना पड़ेगा। पीएच कर्व क्या होता है, पीएच कर्व में आपके पास दो ऑप्शंस हैं। केस नंबर वन, केस नंबर वन ये होता है कि HCl 25 cm³ in flask, NaOH
इन ब्यूरेट। जो चीज ब्यूरेट में होती है वो एक्सेस में डलेगी। सही है। दूसरा केस आपके पास ये बनता है कि आपके पास NaOH 25 cm³ इन फ्लास्क और HCl इन ब्यूरेट। HCl को आप ब्यूरेट में डालें और जो चीज ब्यूरेट में होगी वो एक्सेस में होगी। पिक्टोरियल डायग्राम यूं है कि अगर ये आपके पास एक ब्यूरेट है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास HCl भरा हुआ ब्यूरेट के अंदर, यहाँ पे आपके पास NaOH भरा हुआ ब्यूरेट के अंदर, ठीक है। उल्टा लिख दिया। यहाँ पे आपके पास NaOH भरा हुआ ब्यूरेट के अंदर, यहाँ पे आपके पास HCl भरा हुआ ब्यूरेट के अंदर, ठीक है। और जो आपके पास फ्लास्क है यहाँ पे नीचे, कॉनिकल फ्लास्क, उसमें काउंटर चीज है आपके पास। यहाँ पे आपके पास HCl है और यहाँ पे आपके पास NaOH है, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, इसके अंदर आपके पास यहाँ पर डिप हुआ हुआ होगा एक pH मीटर। यहाँ पे आपके पास रीडिंग आ रही होंगी, इसमें यहाँ पे आपके पास डिप हुआ हुआ होगा एक pH मीटर और आपके पास उसकी रीडिंग होगी। अब आप यहाँ पर एक मेजरमेंट लेना शुरू करेंगे। वो मेजरमेंट बड़ी आसान है। आपने क्या करना है, यहाँ पे pH रिकॉर्ड करना है और साथ में वॉल्यूम ऑफ NaOH के अगेंस्ट। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने pH रिकॉर्ड करना शुरू करना है वॉल्यूम ऑफ HCl के अगेंस्ट, ठीक है। जब आपके पास रीडिंग आ जाएंगी तो उन रीडिंग्स को आप प्लॉट करते हैं फिर आप, ठीक है। इसके ऊपर आपके पास एक वो भी है, पेपर 5 भी है आपके पास। ये रहा। जब आप इस तरीके से इसमें ये ऐड करेंगे ना, इस तरह से रीडिंग आएंगी। जैसे जैसे आप ये वो वाला है जिसमें ब्यूरेट में NaOH है, क्योंकि जो वॉल्यूम आप रिकॉर्ड करते हैं ब्यूरेट की करते हैं। तो जैसे शुरू में जब आप pH रिकॉर्ड करेंगे, ये हमारा केस 1 है, तो वो तो एसिड में डला हुआ है, तो एसिड का तो pH लो आएगा। जैसे तो एसिड का pH लो आएगा, ये केस 1 वहां पे बना हुआ है। फिर जैसे जैसे आप NaOH डालते रहेंगे, pH इंक्रीज होता रहेगा इस तरीके से। देखें pH इंक्रीज हो रहा है।
अब पीएच यहाँ पर ना 7 हो गया है 30 cm³ पे, पर आपने यहाँ पे कोई न्यूट्रलाइजेशन नहीं करानी है, आपने उसको ऐड करते रहना है और ऐड करते रहना है, 7 से भी ऊपर ले जाना है और ऊपर ले जाना है। तो आपने 7 से ऊपर लेके जाना है पीएच को, ठीक है। इस तरह का डाटा कुछ आपके पास हासिल होता है, सही है। ये मैं यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ उसका, मेरे पास इस वक्त कोई ठीक है जी, ये इस तरह से आपके पास आ गया। फिर आप क्या करते हैं, इसके बाद प्लॉट करते हैं पीएच कर्व को प्लॉट करते हैं। ये तो आपको पता है, यहाँ पर आपको कर्व यहाँ दिया हुआ है, ये रहा कर्व, यहाँ पे एक कर्व आएगा आपके पास, ठीक है। जब स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ प्लॉट करेंगे तो आपके पास एक कर्व बनेगा, सही है। तो आप लोग एक काम करें, ये यानी इक्विलिब्रिया का जरा अपना ये डॉक्यूमेंट खोलें और इसके पेज 86 पे चले जाएं। पेज 86 पे आपको ये ग्राफ मिलेगा। जब आप इसको प्लॉट करेंगे ना तो आपको इसका सही से शेप पता चलेगा कि इसका शेप कैसा आ रहा है, कर्व आएगा ये इस तरह से ना। इसमें यह है कि ऑब्वियसली आपको वो दिए हुए हैं, क्या कहते हैं, ऑलरेडी पॉइंट्स दिए हुए हैं, ये इस तरह का कर्व आएगा आपके पास, सही है। ये आप प्लॉट कीजिए किस तरह का कोई कर्व बनेगा आपके पास, ये नेचुरली खुद ही ऐसा बनता है, आपको कोई प्रोसेस तो करना नहीं, डाटा डायरेक्ट आपने पीएच कर्व निकालना है। अब यहाँ जो पीएच कर्व होगा इसमें और यहाँ वाले में फर्क होगा, केस 1 वाले पीएच कर्व में और ये केस 2 वाले में। केस 1 में क्या होगा, आपके पास वॉल्यूम ऑफ NaOH होगा, यहाँ पे आपके पास वॉल्यूम ऑफ HCl होगा। केस 1 में आपके पास पीएच इनिशियली एसिडिक होगी, बाद में वो बेसिक होके कुछ इस तरह से बन जाएगी। स्ट्रेट रहेगा ये एरिया, ठीक है, इस तरह से होगा। इसमें क्या होगा कि पीएच शुरू का कुछ बेसिक होगा और वो यूं होकर यूं अल्कलाइन हो जाएगा, ठीक है, ये दो कर्व बन जाएंगे। तो बेसिकली बताने का मकसद ये था कि आप किसी को भी ब्यूरेट में डालें, किसी को भी फ्लास्क में डालें, उससे फर्क नहीं बन पड़ता, आपको बस रेटिंग्स लेने के बाद फाइनली एक पीएच कर्व बनाना पड़ता है। पेपर के पर्सपेक्टिव से पीएच कर्व कैसे प्लॉट होता है इस पे मैं आता हूँ, बट अभी जरा थ्योरी समझ लें। थ्योरी ये है कि ये जो एरिया है ना, जो आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो रेंज है, ये जो बिल्कुल स्ट्रेट है, ये पीएच रेंज कहलाती है, दिस इज कॉल्ड पीएच रेंज, ठीक है। ये जो वैल्यूज होती हैं ना आपके पास, ये आपको बताती हैं कौन सा इंडिकेटर आपको यूज करना चाहिए, कौन सा इंडिकेटर आपको यूज नहीं करना चाहिए, दिस इज कॉल्ड पीएच रेंज। फिर आपके पास एक इंडिकेटर का टेबल होता है बिल्कुल इस तरह का टेबल होता है आपके इंडिकेटर का, चॉइस ऑफ इंडिकेटर का टेबल कहलाता है। आपको दिखाता हूँ। मतलब इंडिकेटर्स की पीएच होती हैं अपनी अपनी, जो इस रेंज में लाई कर रही होती हैं, आप उस इंडिकेटर को सिलेक्ट करेंगे।
जैसे ये इंडिकेटर की चॉइस है आपके पास, ठीक है। ये आपने जो है यहाँ पे ये आपने यहाँ से चॉइस करनी है इंडिकेटर की, कि जो भी आपके हिसाब से रेंज में फॉल कर रहा है वो आपका इंडिकेटर सिलेक्ट हो जाएगा। ये तो हो गई आपकी थ्योरी पूरी। सही है। इसके अंदर थ्योरी समझने में किसी को प्रॉब्लम कि पीएच कर्व्स बनाए क्यों जाते हैं और कैसे बनाए जाते हैं? अब हम आ जाते हैं इसका आपके क्वेश्चंस की तरफ। सीआई के अंदर क्या होता है कि वो स्टूडेंट्स को कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। आर रिक्वायर्ड टू स्केच। देखिए, स्केच में और इसमें फर्क है। ये आपने स्केच नहीं करना, ये आपने एक्चुअल प्लॉटिंग करनी है। एक्चुअल प्लॉटिंग के लिए ना इतने सारे पॉइंट्स चाहिए होते हैं। देखें, कुछ 10 पॉइंट्स इन्होंने आपको दिए हैं। 10 पॉइंट से आप पीएच कर्व प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ आप पीएच कर्व स्केच करेंगे यूजिंग 3 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स इस्तेमाल करके। अब 3 पॉइंट इस्तेमाल करके कोई प्लॉटिंग तो हो नहीं सकती, स्केच बनेगा। 3 पॉइंट्स क्या है? सबसे पहले आपको क्या चाहिए होगा? इनिशियल पीएच। अब इनिशियल पीएच क्या हो सकता है? इनिशियल पीएच के भाई आपके पास ऑप्शन है कि हो सकता है फ्लास्क में एसिड हो या फ्लास्क में बेस हो। और उसमें भी दो दो ऑप्शन हैं। क्या ऑप्शन है भाई इनिशियल पीएच में? ऑप्शन नंबर 1, फ्लास्क में अगर एसिड है तो क्या वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच निकालने का तरीका अलग है, या वो वीक एसिड है, इसका पीएच निकालने का तरीका अलग है, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, या वो स्ट्रॉन्ग बेस है। ये तीन तो गिवन होंगे। वीक बेस हमेशा गिवन होगा, वीक बेस भी हो सकती है। वीक बेस का हमेशा पीएच गिवन होगा क्योंकि वीक बेस की कैलकुलेशन सिलेबस में नहीं है। तो वीक बेस अगर कभी आएगी तो उसका पीएच गिवन होगा। दूसरा होगा न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम, कि कितने वॉल्यूम पे न्यूट्रलाइजेशन हुई, ठीक है। वॉल्यूम फ्रॉम ब्यूरेट एट पीएच 7। ये निकालने का तरीका है C1V1 ओवर N1 इक्वल टू C2V2 ओवर N2, ठीक है। इससे हम न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम निकालते हैं। तीसरा है फाइनल पीएच इन फ्लास्क। हम क्या करेंगे? एक्सेस वॉल्यूम फ्रॉम ब्यूरेट आफ्टर न्यूट्रलाइजेशन is used to calculate फाइनल पीएच। ये थोड़ा सा मुश्किल लगता है स्टूडेंट्स को काम करना, ये वाला फाइनल पीएच निकालना। तो ये तीन पॉइंट्स आपके पास आते हैं, फिर आपको उन 3 पॉइंट्स को जोड़ना पड़ता है, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स जो हैं उनको जोड़ने के लिए गाइडलाइन सिंपल ही है। 3 पॉइंट निकालते कैसे हैं पूरा एक अलग टॉपिक है, और उनको जोड़ते कैसे हैं एक अलग टॉपिक है। जोड़ने का पहले बता देता हूँ, जब आपके पास 3 पॉइंट्स आ जाएं तो जोड़ने का तरीका है। गाइडलाइन नंबर 1 ये है कि हमेशा स्ट्रॉन्ग को, चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो या बेस हो, उसको ज्वाइन करें यूजिंग हॉरिजॉन्टल लाइंस। उसको आपने हॉरिजॉन्टल लाइन से ज्वाइन करना है, ठीक है।
विद न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम। अब आपके पास भाई देखें दो ही केसेस होंगे ना यहाँ पे। एक केस ये होगा कि आपके पास फ्लास्क के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड था या फ्लास्क के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस थी, ठीक है। या आपके पास ब्यूरिट के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड था या तो ब्यूरिट के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस थी। इसके अलावा क्या केस बनेगा? कोई केस ही नहीं बन सकता आपके, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अगर आपके पास फ्लास्क के अंदर स्ट्रॉन्ग एसिड था, अगर ये केस है स्ट्रॉन्ग एसिड इन फ्लास्क का, ये केस है स्ट्रॉन्ग बेस इन फ्लास्क का, ये केस है आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड इन ब्यूरिट का, ये आपके केस है स्ट्रॉन्ग बेस इन ब्यूरिट का। सभी स्ट्रॉन्ग है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम। ये वो मैं लाइन बना रहा हूँ, ये न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम की लाइन है, ठीक है। बाद में आपको मिटा देनी होती है, ठीक है। अब स्ट्रॉन्ग एसिड इन फ्लास्क का मतलब है कि वो स्टार्ट में होगा, ये स्टार्ट में होगा। स्ट्रॉन्ग बेस इन फ्लास्क का मतलब है ये स्टार्ट में होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड इन ब्यूरेट का मतलब है ये बाद में होगा। और स्ट्रॉन्ग बेस इन फ्लास्क का मतलब है ये बाद में होगा, लेवल ऑफ होगा ये। आपने बस ये करना है कि ये जो न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम है, इससे इसको स्ट्रेट लाइन से मिलाना ही हो, ये मतलब था इसका। या इसको स्ट्रेट लाइन से लेके जाना है या इसको स्ट्रेट लाइन से लेके जाना है। तो जो भी स्ट्रांग होगा उसको स्ट्रेट लाइन से लेकर जाना है, चाहे वो स्ट्रांग फ्लास्क से आ रहा है या स्ट्रांग चीज ब्यूरिट से आ रही है। आपने उसको न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम से स्ट्रेट लाइन से मिलाना है, ठीक है। पर अगर वो वीक है, वीक एसिड है या बेस है, तो उसको ज्वाइन करना है न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम से यूजिंग अ कर्व, कर्व के जरिए एटलीस्ट एक्सटेंडिंग 3 pH यूनिट्स, जो कि 3 pH यूनिट्स तक कर्व फैला हुआ होना चाहिए। अच्छा ठीक है, कुछ बात। अब इसमें क्या होगा अगर आपके पास वीक एसिड इन फ्लास्क है, अगर आपके पास फ्लास्क में वीक एसिड पड़ा हुआ है और ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम है यहाँ पे, ठीक है, और ये आपका एसिड है, तो आपने इसको इससे इस तरह जोड़ना है कर्व के जरिए। कर्व जो है ना वो इतना ऊपर तक जाना चाहिए कि स्टार्ट से ऊपर तक 3 pH यूनिट का फर्क होना चाहिए। अगर ये 1 है तो ये 3 तक पहुंचे, 0 है तो 3 तक पहुंचे। अगर ये आपके पास वीक बेस इन फ्लास्क है, तो वो यहाँ होगा। और ये आपका अगर न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम है, तो फर्ज करें कि ये वीक बेस का पीएच जो है ना वो कोई 12 है। 12 से जब आपने नीचे आना है तो कोई आपने जो है ना वो 9 तक तो कम से कम आना है, कम से कम, और फिर नीचे लेके जाना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपके पास वीक एसिड इन ब्यूरेट है, वीक एसिड इन ब्यूरेट को आपने क्या करना है, ये सारे स्केचिंग के पॉइंट्स हैं। न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम से, अब क्योंकि ब्यूरेट के अंदर है, ये बात की बात हो गई, ठीक है। वीक एसिड को आपने यहाँ पे लेकर आना है, यहाँ तक पॉइंट लेकर आना है, ठीक है। तो जब ये फाइनल पीएच है आपका, फाइनल पीएच, क्योंकि अभी ब्यूरिट से आ रहा है ना, तो आपने यहाँ रोक कर इसको यहाँ से यूं जोड़ना है। अगर आपका फाइनल पीएच 0 है तो 3 से आपने इसको कर्व करना शुरू कर देना है बाद में। और अगर आपके पास
नहीं, वीक में कोई भी लाइन और स्ट्रेट नहीं होती भाई। वीक चाहे बिफोर हो या आफ्टर हो, सारी लाइन कर्व ही होती हैं। वीक बेस इन ब्यूरेट, वीक बेस इन ब्यूरेट के अंदर अगर ये आपकी न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम है तो उसका पीएच फर्स्ट करें, ऑब्वियसली यहाँ तक आना है तो ये 12 पे लेकर आना है आपने। 12 पे लेकर आना है तो आपने 9 से रुककर 12 तक यूं जाना है। अब बात ये है कि ये जो कर्व्स हैं इनका कोई भी कॉम्बिनेशन आपके पास आ जाता है, ये उनको जोड़ना होगा आपको। ठीक है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, इन्हीं को जोड़ना होता है आपको। अब आप मुझसे बोलो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस जोड़ना है, तो पहला सवाल ही क्रिएट होगा कि कौन फ्लास्क में कौन ब्यूरेट में। तो पहला कॉम्बिनेशन है स्ट्रॉन्ग एसिड फ्लास्क में, तो कर्व 1, और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो ब्यूरेट में है, तो कर्व नंबर 4 का कॉम्बिनेशन हो गया ये। इनको जोड़ लें, पूरा कंप्लीट कर लें, शक्ल ऐसी बनेगी। अगर आप बोलते हैं कि नहीं जी स्ट्रॉन्ग बेस फ्लास्क में, तो कर्व 2 पहले बनेगा, तो फिर जाहिर है स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो ब्यूरेट में होगी, तो फिर कर्व 3 बाद में बनेगा। तो इसके अंदर तो ये दो कॉम्बिनेशन हैं। ठीक है, कौन फ्लास्क में कौन उसमें, इसी तरीके से इनके भी आपस में कॉम्बिनेशन हैं, पर आपस में एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक भी हो सकता है। ठीक है, तो वो कॉम्बिनेशन बहुत सारे हैं जो आप बना सकते हैं। अभी बैठ के बनाते रहे, यहाँ पे सारे बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। अब हम आते हैं कैलकुलेशंस की तरफ। तो कैलकुलेशन के लिए आपको क्वेश्चन चाहिए एक अदद, जैसे ये रहा सामने क्वेश्चन। मैं ये क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ अभी। इसमें इन्होंने क्या किया है, इसमें इन्होंने के की वैल्यू दी हुई है। ये मैं जरा डॉक्यूमेंट बंद करके खोल लूँ। प्रॉब्लम होना था थोड़ा सा। मैं ये क्वेश्चन जो है ना ये यहाँ से कॉपी करके वहां ले जाके सॉल्व कर देता हूँ, तो आपको आसानी हो जाएगी। फर्ज करें इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। ठीक है, इसके अंदर सिर्फ हमें क्या चाहिए कि ए वैल्यू चाहिए हमारे वीक एसिड की। तो वो मैं यहाँ से देख के आपको बता देता हूँ अभी कि ए की वैल्यू है इसकी 1.3 एक्सपोनेंट माइनस 3, 1.3 एक्सपोनेंट माइनस 3, 1.3 इंटू 10⁻⁻³ सबसे पहली बात आपने क्या करना है, इसके अंदर नोट करना है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस नोट करने का मतलब है NaOH इज इन ब्यूरेट, और इसका मतलब है कि ब्यूरेट के अंदर क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस का मतलब है कि इसका एंड कुछ इस तरह से होने वाला है, ग्राफ नंबर 4 पे कर्व नंबर 4 की तरह इसका एंड होगा, ये हमें पहले ही पता चल गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्वेश्चन पढ़ा और क्वेश्चन में हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है एज एन एसिड, तो विच इज अ वीक एसिड। ठीक है, अगली चीज आपने नोट करनी है कि ClCH2CO2H इज अ वीक एसिड, और ऊपर से Ka भी दिया हुआ है। वीक एसिड की पहचान नहीं होती, Ka गिवन है आपके पास। और ऑब्वियसली ये होगा फ्लास्क के अंदर, ये आपका फ्लास्क के अंदर होगा। तो वीक एसिड इन फ्लास्क का मतलब है कि आपका ग्राफ जो है ना इसकी तरह बनेगा। ये वीक एसिड इन फ्लास्क स्टार्ट ऐसे होगा, वीक एसिड इन फ्लास्क की तरह एंड ऐसे होगा। तो ये कॉम्बिनेशन है, ये दो का कॉम्बिनेशन है, इसको मैं 5 लेबल कर रहा हूँ। 5 और 4 का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये स्टार्टिंग 5 जैसी होगी, एंडिंग 4 के जैसी होगी। अब हमें सिर्फ ये 3 पॉइंट्स कैलकुलेट करने हैं। तो सबसे पहला कैलकुलेशन का पॉइंट क्या है, सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है,
इनिशियल पीएच, और क्योंकि मुझे पता है आपने वीक एसिड का पीएच निकालना है, वीक एसिड का पीएच निकालने का तरीका होता है कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इज इक्वल टू अंडर रूट Ka इनटू कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड। तो इसके लिए आपने अंडर रूट 1.3 इंटू 10⁻³ था जी इंटू एसिड की कंसंट्रेशन ये दी। ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, एसिड की कंसंट्रेशन ये चाहिए थी आपको। 0.1 इंटू 0.1 ये लिखा। जो भी आपका आंसर आया उसमें आपने पीएच निकालने के लिए माइनस लॉग ऑफ अपना आंसर कर दिया। तो आपके पास पीएच इसका आ रहा है, इसका पीएच 1.94 आ रहा है। ठीक है, यहाँ इन्होंने आंसर दिए हैं तो मैं डायरेक्ट आंसर यहाँ से आपको दिखा दूंगा। 1.94 1.94। तो स्टूडेंट ने फौरन से 1.94 यहाँ जाके टिक लगाना है और यहाँ लिखना है 1.94। उसके बाद उसने पता करना है कि न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम क्या है। वॉल्यूम ऑफ NaOH, NaOH कितने वॉल्यूम पे न्यूट्रलाइज करेगा। NaOH की ये जो 20 है ना, ये है टोटल वॉल्यूम एडेड, टोटल वॉल्यूम एडेड है ये, और ये हमेशा एक्सेस में होती है। ठीक है, हमें पता करना है इसमें से न्यूट्रलाइजेशन में कितनी इस्तेमाल हो गई। तो उसके लिए हम इस्तेमाल एक साइड बनाएंगे NaOH की और एक साइड बनाएंगे एसिड की अपनी। NaOH की कंसंट्रेशन है 0.1 ये यहाँ दी हुई है क्वेश्चन के अंदर ये रही। ठीक है, NaOH की 0.1 है कंसंट्रेशन, और याद रहे एसिड की वॉल्यूम भी दी हुई है 10, ये भी आपको चाहिए होगी यहाँ पे। 0.1 इंटू NaOH की न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम सब्जेक्ट ओवर मोल्स 1। ये मोल्स कैसे निकाले मैंने अभी मैं बताता हूँ। एसिड की कंसंट्रेशन 0.1, एसिड की वॉल्यूम 10, मोल्स 1 मोल्स ऐसे निकाले कि मैंने NaOH और कार्बोक्सिलिक एसिड की मुझे इक्वेशन पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और NaOH हमेशा 1:1 के रेशियो में रिएक्ट करते हैं। प्लस H2O तो ये 1:1 का रेशियो है, यहाँ से मोल्स आएंगे। उससे क्या होगा, आपके पास न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम आपके पास निकलेगी 10 cm³ आउट ऑफ 20 cm³ एडेड। इसका मतलब हुआ कि जो फाइनल पीएच है वो निकालने के लिए आपको ये पता चल गया कि 10 cm³ ऑफ NaOH remains in excess। NaOH 10 cm³ बच जाएगा, 20 डाला था, 10 यूज हो गया न्यूट्रलाइजेशन में, 10 बच जाएगा। सबसे पहले तो आप 10 पे जाके जो है ना एक लाइन बना देंगे, पॉइंट बना देंगे, ये आपका पॉइंट है, ये आपका न्यूट्रलाइजेशन वॉल्यूम है 10। अब आपने फाइनल पीएच निकालना है। फाइनल पीएच निकालने के लिए याद रहे कि आपके पास इस वक्त फ्लास्क के अंदर 10 cm³ एसिड था, आ गई है टोटल 30 cm³ वॉल्यूम है। वॉल्यूम तो 30 cm³ है, पर अंदर इसके सिर्फ ओनली 10 cm³ NaOH लेफ्ट है, मोल्स लेफ्ट, बाकी तो सब न्यूट्रलाइज हो गया, खत्म हो गया। तो स्टूडेंट को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा मोल्स ऑफ NaOH इन 10 cm³ कि 10 cm³ में NaOH के मोल्स कितने होते हैं। मोल्स का फॉर्मूला है कंसंट्रेशन इनटू वॉल्यूम अपॉन 1000। तो जरा ये कैलकुलेट करें बेटा, ये हो जाएगा आपके पास 1/1000 इज 1 इंटू 10⁻³ मोल्स। ठीक है,
कंसंट्रेशन ऑफ NaOH, कंसंट्रेशन होता है मोल्स ओवर वॉल्यूम। तो मोल्स है 1 × 10⁻³ वॉल्यूम है आपके पास 0.03 dm³। तो आपके पास आंसर आएगा 0.0। जरा इसको कैलकुलेट करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। 1 × 3 अपॉन 0.03 कितनी कंसंट्रेशन आ रही है? 0.033 0.033 मोल पर dm³। ये NaOH की कंसंट्रेशन आ गई। अब आप निकालोगे pH ऑफ NaOH। pH ऑफ NaOH निकालने का तरीका होता है, दो मेथड है इसके। मेथड नंबर 1 और एक है मेथड नंबर 2। मेथड नंबर 1 के लिए इस्तेमाल होता है Kw = H प्लस इंटू OH माइनस। मेथड नंबर 2 के लिए इस्तेमाल होता है pH प्लस POH = 14। मेथड नंबर 1 इस्तेमाल करते हुए आप बोलोगे 1 × 10⁻⁻14 = H प्लस इंटू 0.033। इसके लिए आप इस्तेमाल करोगे, पहले POH निकालोगे। POH = minus log of 0.033 which is going to be, निकालिए जरा कितना आ रहा है। 1.5 आएगा। कितना आ रहा है? ये आ रहा है सर। यहाँ आप H प्लस को सब्जेक्ट बनाएंगे 1 × 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 0.033। जो भी आपका आंसर आएगा उस आंसर का माइनस लॉग ले लेंगे, तो आपका pH आएगा 12.5। यहाँ पर आप क्या करेंगे कि फौरन से जैसे आपका POH आया तो pH निकालने के लिए आप 14 में से 1.5 को माइनस कर देंगे तो आपका pH 12.5 आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल pH हो जाएगा 12.5। तो ये रहा 14 से नीचे आए 13 से नीचे आए 12 और ये आपका ये फाइनल pH है 12.5 आपने यहाँ लेबल कर दिया। अब आपको पहले से पता है कि आपके पास वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है, आपको पता है कि जो न्यूट्रलाइजेशन वाली लाइन है इससे आपको स्ट्रॉन्ग को तो स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है। स्ट्रॉन्ग को आपने स्ट्रेट लाइन से जोड़ना है। अब वीक अगर 2 पर है, 3 4 कम से कम 5 पे जाके आपने इसको यहाँ जोड़ना है। तो आपने इसको 5 पे जोड़ा, यूं जाके इसको बिल्कुल स्ट्रेट लेके गए और यहाँ जोड़ दिया। ये आपका pH कर्व बन गया। ये जो एरिया आया आपके पास, इतनी लेंथ जो आपके पास आई यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको आप कहेंगे दिस इज कॉल्ड pH रेंज, जिसको आप यूज करेंगे इंडिकेटर सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है भाई, ये पूरा टॉपिक है ये। सर वो पेपर से पहले ग्राफ पेपर लेकर रखना है क्या? नहीं नहीं, नहीं, अगर लाइक रिएक्शन काइनेटिक्स में अगर इनिशियल रेट ऑफ कंसंट्रेशन आ गया टेंजेंट निकालने वाला, तो वो कैसे करेंगे? ग्राफ से निकालेंगे। ग्राफ दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, ऐसे विदाउट ग्राफ कोई क्वेश्चन होता नहीं है। जी खुशबा, कौन सा क्वेश्चन पूछ रही हैं आप? आप पूछ रही हैं पेज 33 पे क्वेश्चन 9। जी बोलो बेटा, कौन सा पार्ट, क्या हुआ? सर पार्ट है पार्ट एफ में बोला द रिएक्शन 2ICl plus H2 forms 2HCl plus I2 is first order with respect to ICl and first order with respect to H2. Suggest a mechanism for this reaction. You should assume the mechanism has 2 steps. The first step is much slower than the second step. तो पहला स्टेप स्लो है
तो स्लो स्टेप में आपको जो है ये इन दो को लेकर आना पड़ेगा, ICl और H2 को रिएक्ट कराना है आपने, क्योंकि ये आपका स्लो स्टेप है ना, दोनों का एक एक मोल आप रिएक्ट कराएंगी, ठीक है। उससे कुछ ऐसा बनाए यहाँ पर कि उसके बाद फिर आपके पास ICl का एक एक मोल और बचता है, ठीक है। उसको यहाँ रिएक्ट करवाएं, ठीक है। तो हम मेरे दिमाग में ये आ रहा है कि आपका रिएक्शन इस तरह से हो सकता है कि एक तो आप बना दें HCl का मोल यहाँ पर और एक मोल बना दें HCl यहाँ पर, क्योंकि ना फाइनली दो मोल हैं HCl, तो यहाँ पे H और Cl बन गए और प्लस आप यहाँ पे बना सकती हैं HI, और HI को फिर यहाँ इंटरमीडिएट बना दें। HI को जब यहाँ इंटरमीडिएट बना देंगी तो इंटरमीडिएट कैंसिल हो जाएगा और यहाँ फिर I2 बन जाएगा, क्योंकि HCl के साथ आ जाएगा, II के साथ आ जाएगा। ठीक है बेटा। ओके सर। जी और सर जो क्वेश्चंस रिगार्डिंग इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस मीटर है वो भी इस दफा दोबारा शामिल नहीं होंगे, राइट? पहले भी क्योंकि हमने ये रीड नहीं किया हुआ था टॉपिक। बेटा अब तो शामिल होंगे, आप ये बताया क्यों नहीं तुम लोगों ने कि पढ़ा हुआ नहीं है अभी तक, लास्ट डे आज तो। सर उस वक्त बताया था ना, जब उस वक्त भी तो वक्त मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था किस वक्त? सर, जब रिएक्शन काइनेटिक्स के क्विज के दौरान मैंने बेटा वो तो इसके 2 महीने करीब पहले की बात है। ओ तो शामिल होंगे। बिल्कुल शामिल हैं, और आपको पढ़ना पड़ेंगे, मैं आपको उसके नोट्स लगे हुए हैं, आप पढ़ लें उसको, ठीक है। वरना ये है कि बीच में अभी किसी दिन क्लास रख लें और मैं पढ़ा देता हूँ ऑनलाइन आप लोगों को टॉपिक, कोई ऐसा मसला नहीं है, बिल्कुल शामिल ओके हैं आपके पास। ठीक है। जी। और कोई सवाल किसी का? नहीं तो मैं आपको ये जो है आपका जितना काम इन दिनों में हुआ है, ये वाला पीएच कर्व और ये बफर्स रिवीजन के नाम से आपको सेंड कर देता हूँ। अच्छा भाई मैं आपको सेंड कर रहा हूँ अभी, आप लोग कहाँ? A2 सेक्शन बी क्या कहलाते हो आप लोग? B21 है आप लोग। हाँ यहाँ कुछ लिखो। सर इन केस आप क्लास कंडक्ट करेंगे सो विल दैट बी ड्यूरिंग द वीकेंड? आपकी कल क्लास टाइमिंग क्या है? सर कल आई गेस 10 से 10 से 11। 11, बस 10 से 11 ऑनलाइन आ जाएं आप लोग कल। ओके
B21 is कहाँ गए? A2 chemistry B21. ठीक है, कल 10 से 11 आपकी क्लास आपके टाइम पर होगी और कल मैं वो टॉपिक रिवाइज आपको पढ़ा दूंगा। आपने पढ़ाई नहीं है वो टॉपिक, सही? ये मैंने आपको नोट्स भेज दिए जो आपने रिवाइज किया। सही, अल्लाह हाफिज।